Hello guys, welcome you all on Disha Publication e-learning platform. My name is Rudra Gautam and today we will discuss the first section of biotechnology. Biotechnology एक बहुत ही important section है UPSC के लिए, GS पेपर 3rd के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से कोर कॉन्सेप्ट नॉर्मली करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स में ये लगातार चर्चा में भी बना रहता है और इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सभी डेवलपमेंट को यदि आपको कोर कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से उन डेवलपमेंट्स को समझ पाएंगे एंड यू कैन इजीली पुट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर आंसर्स। और इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनको अध्ययन करना और उसके बाद में जो जीवन है, बायो मतलब लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब हम लोग जो तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आज की तारीख में हम लोग जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग जीएमओ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। आजकल हम लोग प्राइमेट्स पर रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही व्यापक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फॉरेंसिक साइंस में भी यूज कर रहे हैं। यहां तक कि नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर एक्चुअल में डिजीज है, वहां पर हम लोग जो केमिकल्स होते हैं उनको पहुंचाते हैं और उन्हें कहा जाता है नैनो सबमरीन। तो ये सब जो आजकल हो रहा है और अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के तौर पे उभर रहा है, क्योंकि ये इक्वालिटी का काम कर रहा है। एक आम जनमानस जिसमें सदा से लंबे समय से जेनेटिक डिजीज हुआ करते थे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे के जन्म होने से पहले ही उन रोगों को खत्म कर दिया जाता है और ये सब संभव हो सका है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। आपने जो परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात सुनी है, राइट? तो ये सब भी क्या है, हियर ऑल्सो वी आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो यहां पर स्मॉल स्केल पर जीवन में हम लोग कुछ परिवर्तन, ऑल्ट्रेशन लाकर लाइफ को ज्यादा सुलभ बना सकते हैं। और इसीलिए सबसे खास बात देखिए, आज की तारीख में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उस पे क्या, वो कैसे आज की तारीख में ये उत्पादकता चली जा रही है। एक समय था, आपको याद आ रहा होगा, माल्थूजियन, जो माल्थस नाम के व्यक्ति थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बढ़ रही है, जबकि जो फूड ग्रेन्स हैं और जो खाद्यान्न हैं वो अर्थमेटिक ग्रोथ पर हैं। तो यहां अर्थमेटिक ग्रोथ और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इसको मैनेज करने का काम भी जो किया है वो हाई यील्डिंग वैरायटीज ने किया है। और आज की तारीख में हम लोग फोर्टिफाइड जो राइस लेकर आ रहे हैं, राइट? तो ये सब जो फोर्टिफाइड राइस है, इसमें हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ये सब सुलभ हो पाया है बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इंडिया, भारत उन देशों में से एक था जिसमें सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 1986 में ड्यूरिंग द राजीव गांधी इरा। तो यहां पर देखिए, जनरल कैटेगरीज की बात करें हम तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, फार्मास्यूटिकल इत्यादि पर अध्ययन करते हैं। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग एंजाइम्स की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। मेडिकल के अंदर हम लोग सूक्ष्म जीव, जिनकी मदद से हम लोग जितने भी दवाइयां हैं जिनमें जीवों का प्रयोग होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, हम लोग फंगस और सूक्ष्म जीव मतलब कि बैक्टीरियाज इत्यादि का से जो केमिकल्स निकलते हैं उनका प्रयोग करके ही हम लोग क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो ये सब संभव कैसे हो पाया, अगेन बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग लंबे समय से इन एंजाइम्स, इनके जो क्रिएशन है, उनकी जो रिएक्शन है, उनका अध्ययन कर रहे हैं। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बायो रेमेडिएशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो रेमेडिएशन क्या होता है, आपने मस्टर्ड, सरसों का जरूर नाम सुना होगा।
सरसों एक ऐसा पौधा है जो यदि मृदा में कैडमियम की मात्रा ज्यादा है, हाइड्रोजीनियम मतलब पारा की मात्रा ज्यादा है, या फिर लेड पीबी जो बहुत ही खतरनाक है, इसकी मात्रा यदि मृदा में ज्यादा है तो अपने आप उनका ये पादप अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने लिए यूज करता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्लांट क्रॉप को जनरेट करें ताकि क्या हो, जो ये पॉल्यूशन है जो अल्टीमेटली रिजर्वोयर जलाशयों में जाएगा उसको हम रोक सकते हैं। तो ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी ने कहां से डिराइव किया गया, लिविंग थिंग्स से एंड देयर नेचुरल प्रोसेसेस, उन पर हम लोग स्टडी करते हैं और उनको टेक्नोलॉजी की मदद से डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन को सुलभ, आसान, सहज बना रहे हैं। सो यहां पर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने क्रॉप, फीड, फर्टिलाइजर्स इनको एनहांस्ड किया है। बायोटेक्नोलॉजी एक समय पर नेचुरल रीजनरेशन का काम किया करती थी, प्राकृतिक रूप से उनकी उन्नति हो, कल्टीवेशन मेथड यूज करें, टिश्यू कल्चर हम लोग बहुत शुरुआत से यूज कर रहे हैं, राइट। नेचुरल ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। नेचुरल ब्रीडिंग प्राकृतिक ब्रीडिंग थी, लेकिन आज की तारीख में हम लोग सेल फ्यूजन, आज की तारीख में यदि 3 पेरेंटल बेबी का नाम सुना होगा, यदि किसी मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत है तो किसी अन्य लेडी फीमेल के जो एग है उसका माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया जाता है और उसको जो ओरिजिनल मदर के माइटोकॉन्ड्रिया को निकालकर इसे रिप्लेस कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज व्हाट 3 पेरेंटल बेबी, जिसको यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहले परमिशन दी थी। तो यहां पर देखिए सेल डिफ्यूजन, सेल फ्यूजन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन किया जा सकता है, कॉन्जुगेशन, एग्रो इन्फेक्शन और जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो नई नई प्रजातियां आ रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो बोलवर्म नाम का जो कीट है, बोलवर्म, जो कि कपास की खेती में लग जाता है, और इसके लिए क्या हुआ, मॉडिफाइड जेनेटिक एनहांस्ड क्रॉप, जिसे हम लोग कहते हैं बीटी कॉटन। आपने बीटी कॉटन का भी नाम सुना होगा, आपने बीटी ब्रिंजल का नाम सुना होगा, बीटी मेज का नाम सुना होगा, मक्का। तो बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस नाम का जो ये जीवाणु है, ये बीटी, ये बॉलवर्म को क्या करता है, इसका जेनेटिक सीक्वेंस को कॉटन के सीड के साथ मिक्स कर दिया गया है और ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव हो पाया। तो इस प्रकार से हम लोग, जो आप लोग जितने भी प्लांट्स हैं उनमें हम लोग इस प्रकार का परिवर्तन ला रहे हैं, राइट, ताकि क्या हो सके, बॉलवर्म के कारण पूरी की पूरी कपास की फसल तबाह हो जाती है, उसको रोका जा सके। जीएमओ में हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब क्या होता है, कांच के, विट्रो जहां भी शब्द आ जाए ऑलवेज रिमेंबर विट्रो का मतलब है कांच में। कांच में क्या करते हैं भाई, एग और जो सीमेन में शुक्राणु होता है उसको मिक्स करके और फिर से मदर के वूम्ब में डाल दिया जाता है। इन केस यदि मदर का फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है, मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा अभी इसी क्लास में किस प्रकार से ये सब प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर? तो जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिएक्शंस हैं उन सभी का प्रयोग करके हम लोग जो जीवांश हैं, जीव हैं, एनिमल हैं, उनको अपनी जरूरत के अनुसार, मतलब ह्यूमन सोसाइटी के अनुसार बदलकर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी तकनीक की मदद से उनको परिवर्तित करके डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ऑयल जैपर। व्हाट इज ऑयल जैपर, डू यू नो? ये अपने आप में एक प्रकार का बायो रेमेडिएशन है। रेमेडिएट करना मतलब स्वतः उपचारित करना, और इसको बायो रेमेडिएशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, जैव उपचारण। मतलब प्राकृतिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, जो स्पीशीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ऑयल जैपर के एग्जांपल में, जब भी कभी आपने ओशियंस में ऑयल स्पिल देखा होगा, ऑयल स्पिल क्या करता है, पूरे एरिया में ऑयल फैल गया बिकॉज ऑफ, मान लीजिए कोई शिप किसी समुद्र से जा रहा था और उसमें किसी प्रकार का मिसहैपनिंग हुई, हैवॉक हुआ, एंड फाइनली वो पूरा ऑयल उस ऊपर वाली लेयर पर आ गया। अब ये जो समुद्र की ऊपर वाली लेयर है, यदि इसमें क्या है, ऑयल फैल गया है,
तो जो हीट है, सन रेजेस है, वो नीचे नहीं पहुंच पाएंगे और इसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो सभी क्या हैं, बहुत इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उन्हें सनलाइट नहीं मिल पाएगी और एक पूरी तरह से डेडलॉक का काम करेगा ये जो ऑयल स्पिल हो जाता है समुद्रों में। अब हमारे भारत की जो टेरी संस्था है, TERI, इसके डॉक्टर बनवारी लाल, इन्होंने क्या करा, 4 अलग अलग प्रकार से चीजों को मिक्स किया और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो ऊपर फैल चुके हैं उनकी अलग अलग परतों को खाने वाले सूक्ष्म जीवाणु बनाए और इस प्रकार के जो सेक्स बोरों में ये होता है, हम वहां उसको समुद्रों में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उस पूरी की पूरी ऑयल स्पिल को बायो रेमेडिएट कर देगा, उससे पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो ये एक एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का। GMO क्रॉप एक एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का। बायो रिएक्टर में क्या होता है, कुछ लोग चाहते हैं कि हम जानवरों को ना मारें और इसीलिए बायो रिएक्टर क्या है, शी मीट, मतलब शीप, ये शीप लिखा है, मैं माफी चाहता हूं गलती हो गई, शीप मीट। तो ये क्या है, आजकल इस प्रकार के जो मांस हैं वो लेबोरेटरीज में बनाए जा रहे हैं ताकि जीवन, जो हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी के तौर पे हमें किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए, तो ये बायो रिएक्टर्स कहलाते हैं। तो देखिए ऑयल जैपर का उदाहरण, टेरी नाम की जो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है, यहां पर बायोलॉजिक बैक्टीरियल कंसोर्टियम और डिग्रेड कर देगा क्रूड ऑयल को, जो ऑयल कंटेमिनेटेड स्लज ऊपर जो लेयर होती है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, देखिए ऑयल जैपर में, ये ऑयल जैपर का पूरा प्रोडक्ट है इस बोरे में, सैक में, और इनके प्रयोग से क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ये बैक्टीरिया एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, जो वैक्सी एलिमेंट है, एक बैक्टीरिया ऐसा है जो इस हाइड्रोकार्बन को खत्म करेगा। दूसरा बैक्टीरिया क्या करता है, एरोमेटिक एंड कंपोनेंट और बेंजीन कंपोनेंट, जो सुगंध वाले या फिर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनको पूरी तरह से ईट, मतलब खा लेते हैं उसको। इज इट क्लियर? और तीसरा NSO, कंपाउंड नाइट्रोजन और सल्फर के को डाइजेस्ट करने वाले NSO, और एस्फेटीन या फिर टार को पूरी तरह से खा लेने के लिए भी इस प्रकार के बैक्टीरिया से। तो 4 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन बनाया डॉक्टर बनवारी लाल ने, जो कि डायरेक्टर है टेरी के। तो ऑयल जैपर 1996 की बात बता रहा हूं, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन लगातार एडवांस ऑयल जैपर आते जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो हैजार्ड उत्पन्न हुआ है पूरे ओशन में, उसको रोका जा सके। भारत की बात करें तो इंडिया दुनिया में एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। आपको पता है कि कैटल, मिल्च, जो एनिमल्स की जो स्पीशीज है सबसे ज्यादा भारत में है, और पूरी दुनिया का देखिए 8% जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी भारत में। भारत में टोटल 4 अलग अलग हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट क्या होते हैं बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए हॉटस्पॉट? ये वर्ड किसने दिया था, नॉर्मन मायर्स ने। तो हॉटस्पॉट का क्या काम है, हॉटस्पॉट किस आधार पर डिक्लेयर किए जाते हैं, भारत में उन 4 हॉटस्पॉट का नाम क्या है? तो इन सबको देखें तो भारत में जैविक रूप से बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, भारत एक लीडर बन सकता है। उसके अलावा 1986 से हम लोग लगातार जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लगातार रिसर्च कर रहे हैं। तो भारत अपने आप में जिस प्रकार से IT के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी के मामले में आप देखिए जो अधूर पूना वाला है, राइट, उनका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये पूरी दुनिया को वैक्सीन प्रोवाइड करता है। भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन बनाने वाला एक कंट्री है, और यहां पर बायोटेक्नोलॉजी ग्रोथ में हम बहुत तेजी से काम कर सकते हैं, और यहां पर डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी के रूप में तमाम स्पीसीज, प्लांट इत्यादि हमारे पास हैं। दुनिया के जो नॉट 25, आज की तारीख में 36 हॉटस्पॉट हैं। दुनिया में जो 36 हॉटस्पॉट हैं उनमें से 4 हॉटस्पॉट अकेले भारत में हैं। नॉर्मन मायर्स ने जो टर्म दिए, तो मैं एग्जैक्टली आपको बात बताऊं तो एक तो वेस्टर्न घाट, राइट, हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन, ये इंडो बर्मा रीजन, और नीचे जो सुंडा लैंड है इसमें ये हमारा अंडमान और निकोबार। तो भारत में 4 बायो डाइवर्सिटी को लेकर हॉटस्पॉट जो हैं, जो आपको बताना है कि किस आधार पर हॉटस्पॉट को डिसाइड किया जाता है।
तो यहां पर कुछ विशेष एंडेमिक स्पीसीज होती है 1500 के करीब, केवल और केवल ऐसी प्रजातियां जो यहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। तो भारत के 4 हॉटस्पॉट का नाम क्या है? वेस्टर्न घाट सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, और विश्व के ये सभी हॉटस्पॉट आपको बताए गए। तो इनकी मदद से भारत में बहुत ज्यादा संभावना है कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स यदि हो भारत में, उनको तैयार किया जाए, R&D का अप्लाई किया जाए, और उसकी मदद से क्या होगा, भारत में बायोटेक्नोलॉजी में बहुत तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी इंडिया इज डूइंग फार गुड इन दिस बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। सो बायोटेक के सेक्टर में देखिए लगातार 40% ग्रोथ बना हुआ है, अच्छा खासा हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अपने आप में देखिए ये आईटी जो इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज और आईटी, ये दोनों जो सेक्टर्स हैं ये बहुत ही लिमिटेड लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहां पर स्किल्ड आदमी की, बहुत ही स्किल्ड आदमी की जरूरत है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जो वास्ट और मल्टी डायमेंशन है। टेक्नोलॉजिकल आदमी भी चाहिए, नॉन टेक्निकल भी चाहिए, साथ ही साथ में बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी चाहिए, एजुकेशनिस्ट भी चाहिए। तो अपने आप में ये आईटी की तरह नॉन इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, और ना ही ये डिजिटल डिवाइड को बढ़ाती है। यदि हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर, हम टेक्नोलॉजिकली ज्यादा साउंड है तो आईटी सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में तो भारत देश यदि एज एक इंटेंट हो, देश की मंशा हो, जो कि इसमें नए नए एरिया CSIR की बहुत सी रिसर्च लैब है वो भी काम कर रही हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी को हम ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और एक ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में मदद करने वाला सेक्टर है। इज इट क्लियर? तो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आया, जो दुनिया में सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1986 में बन गया था। ये भारत ही देश था, और इसीलिए आपने सुना होगा एक लैब का नाम CCMB लैब, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां पर ये जो लैब है, यहां पर फॉरेंसिक साइंस होता है, मतलब ये कि किसी प्रकार का DNA या फिर क्रिमिनल केसेस को रिजॉल्व करना है तो CCMB लैब, ठीक है। लालजी सिंह, आपको नाम याद आ रहा होगा, अभी उनकी मृत्यु हुई। CCMB लैब तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनी जनरल इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट वर एब्जॉर्ब्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस। तो जितने भी उस समय पर इंपॉर्टेंट, जैसे ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस तो बन ही चुका था, तो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड बनाया गया, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, डायरेक्टली PM के अंडर में, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं, और जो भी इमर्जिंग सेक्टर्स एंड प्रोग्राम्स हैं उन कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से डिप्लॉय करना इंडिया में। दिस इज द बेसिक एजेंडा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये एजेंडा है। देखिए भारत में एक बात हमेशा से आप देखिए, जब भी कभी आंसर लिखें तो उसका सोसाइटल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, एनवायरमेंटल, ये सभी डायमेंशन कवर करेंगे, तभी आपके आंसर्स एक जस्टिफाइड मोड पर आ पाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें, बायोटेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, लोगों को जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। एक तो फॉरेंसिक साइंस वाली बात आ गई, क्रिमिनल जस्टिस। इक्वालिटी में क्या हो रहा है कि वे लोग जो जेनेटिक डिसऑर्डर या लंबे समय से ऐसे रोग जिनको उजागर नहीं किया जा सकता था, जिनका सॉल्यूशन नहीं था, जेनेटिक डिसऑर्डर को रोकने में लोगों को स्वतंत्रता मिल रही है, लोगों की फ्रीडम में, ये एक बहुत पॉजिटिव पहले बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग बात करें आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 46 और राइट टू लाइफ 21, इन सब में एक इक्वलाइज्ड रिसोर्सेज लोगों को मिले, और इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये कैसे रोल प्ले कर रहा है आपसे यदि पूछा जाए तो आप देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग। हम लोग, आपको याद आ रहा होगा भारत में यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इंडिजेन और इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट, जैसे एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसी प्रकार इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है भारत में, इंडिजेन नाम के प्रोजेक्ट। ये क्या है, भारत की जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन, उनको किस किस प्रकार के जेनेटिक डिजीज हैं
उन सब का पूरा कंप्लीट सीक्वेंसिंग, जीनोमिक स्ट्रक्चर का सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों में इक्वालिटी आएगी, लोगों को अपने डिजीज, उनके अंदर कौन कौन से ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं, उन सब का रिसर्च यहां पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रियम्बल का भी ये उद्देश्य है कि जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी मिले, तो बायोटेक्नोलॉजी उस पर काम कर रहा है। लेकिन देखिए एक समस्या क्या है, मैं जो शुरुआत में आपसे बात कर रहा था प्राइमेट्स की, प्राइमेट्स क्या होते हैं, जैसे ओरंगुटन, गुरिल्लाज, मंकी, इन पर रिसर्च करने को मना किया गया। और हाल ही में पिछले कुछ सालों पहले हम लोग बात करें तो चाइना के एक साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे, उन पर बैन कर दिया गया। आपने क्लोन्स के बारे में जरूर सुना होगा, ये क्लोन्स टेक्नोलॉजी भी इससे पूरी तरह से संभव है। आने वाले जो क्लासेस है उसमें मैं पूरा क्लोन कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर हमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर कई सारे एथिकल, लीगल और सोशल इंप्लीकेशंस हैं। आप देखिए कुछ लोग, क्या हो रहा है कि इस प्रकार के बेबी, जेनेटिक मॉडिफाइड बेबी बनाए जा रहे हैं, मतलब ये हुआ कि उनमें जेनेटिक एनहांसमेंट कर दिया जाता है, तो वो एक आम जो ब्रीड है, जो नेचुरल मानव है, उसकी बजाय वो एक सुपर ह्यूमन, सुपरमैन के रूप में काम करेगा। और इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, यहां पर इन सब चीजों का ध्यान रखा गया था। ऐसा ना हो कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो परिणाम आए उसका मिसयूज किया जाए। तो यहां पर एथिकल, लीगल और सोशल इंप्लीकेशन, ELSI, ये टर्म आपके बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कंट्रोल लगाना। और इसीलिए प्राइमेट्स, क्लोन्स मानव के नहीं बनाए जा सकते। जैसे आपने भेड़ का क्लोन देखा है, भारत की जो NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिसार, वहां पर भैंस का भी क्लोन बनाया गया है। तो भारत ने इस दिशा में बहुत से ऐसे काम किए। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है, बोलता है कि स्टेट को सिक्योर करना होगा सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि सिटीजन मैन एंड वुमेन शैल हैव द राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, और इसके लिए भी ये बायोटेक्नोलॉजी मदद कर रहा है। 46 कहता है कि द स्टेट शैल प्रमोट विद द स्पेशल केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। तो यहां पर हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर के लिए चलाते रहते हैं। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी हमारा जो प्रियम्बल है उसकी पूरी गरिमा को मेंटेन किए हुए है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। इज इट क्लियर? सारी बातें एकदम क्लियर हैं, आगे चलें। चलिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1990 से 2003 के बीच में ये किया गया था और जेनेटिक सीक्वेंसिंग पूरी तरह से देखी गई मानव की। आपको पता होगा मानव के जो बेस पेयर्स होते हैं, जीनोम में बेस पेयर, वो 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं और अभी और भी ज्यादा बेस पेयर्स को खोजा जा रहा है, लगातार इस पर काम हो रहा है। अभी जो Y क्रोमोसोम है उसके और X क्रोमोसोम के तो बेस पेयर्स पर काम हुआ ही नहीं है, उस पर काम अभी भी चल रहा है। अभी कई ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसके कारण ये जो जीनोम प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत सस्ते और चीप हो गए हैं। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टेक्नोलॉजी? क्या आपने इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है? एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं कुछ ऐसे करंट अफेयर्स को भी यहां पर ऐड कर दूंगा ताकि आपको वो सारी चीजें लिंक हो सकें। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये अमेरिका में चलाया गया था। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें और इसकी एप्लीकेशन के आधार पर बात करें तो हम इन्हें बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन के आधार पर। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें तो एक तो होता है जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिकल का मतलब, जो जेनेटिक्स का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई उसका लिंक हो। और नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मैं बात करूं बायोसेंसर। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि हल्का सा ब्लड लेकर, उंगली से हल्का सा ब्लड लेकर, उसका सैंपल लेकर हम यदि बायोसेंसर से ये पता कर सकते हैं कि डायबिटीज है या नहीं है। तो ये क्या है? बायोसेंसर है अपने आप में। क्या ये जेनेटिकल से रिलेटेड है? नो,
ये नॉन जेनेटिकल है। इज इट क्लियर? जेनेटिकल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो सिंपली हमारे प्रोटीन्स इत्यादि का अध्ययन कर रहा है, उसमें जेनेटिक ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। तो जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोशिकाएं, और पूरे मानव शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स कोशिकाएं होती है, एक जो व्यस्क अडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसमें। उस सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। टोटल कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स, 46 टोटल। इन क्रोमोसोम्स पे डीएनए पाए जाते हैं, और ये जीनोम यहीं पर होता है। पूरा जीनोम का मतलब डीएनए का पूरा जो सीक्वेंस है, और डीएनए पर ये जो आपस में जुड़े होते हैं बेस पेयर, जिसे बोलते हैं ATGC, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। तो ये बेस पेयर जो हैं, इनका जो पूरा सीरीज है एक सेल में, बेस पेयर सीक्वेंस, वो लगभग होता है 3 बिलियन बेस पेयर। 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, ठीक है, 1 अरब हिंदी में बात करें तो जीन सेगमेंट्स के रूप में ये ATGC जो है आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, देखिए रेड किससे संबंधित है, जरूर आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। रेड बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू मेडिसिन एंड ह्यूमन हेल्थ, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके जो हम लोग अलग अलग प्रकार के, जैसे फर्मेंटेशन, किण्वन के लिए अलग प्रकार के जीवाणु हैं। हम लोग बात करें पनीर को बनाना है तो अलग प्रकार के जीवाणु का प्रयोग हो रहा है, राइट। अल्कोहल को बनाना है अलग प्रकार के, तो ये व्हाइट जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। ग्रीन में हम लोग एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो भी प्रोसेस करते हैं। ब्लू जो मरीन बायोटेक्नोलॉजीज हैं उसमें काम कर रहे हैं। येलो में फूड एंड न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं, जो हम लोग वैल्यू एडिशन, फोर्टिफिकेशन करते हैं, जैसे राइट फोर्टिफाइड राइस। ग्रे में हम लोग एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैच में आपको जरूर पूछे जा सकते हैं। गोल्ड का मतलब क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा प्रोजेक्शन है, पूरा प्रोसेसिंग होता है, वो कंप्यूटर्स के कनेक्शन के साथ में हम क्या करते हैं, उनसे लार्ज स्केल पर मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन करते हैं। ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी डेजर्ट एंड ड्राई रीजन्स, वहां पर रिप्रोडक्टिविटी, जैसे जो आजकल जो है आपने सुना होगा कि जैसलमेर एरिया में बैम्बू सैपलिंग का प्रयोग किया जा रहा है। बैम्बू सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब अंकुरण। तो इसी प्रकार से कई बार क्या होता है, डेजर्ट टॉलरेंट क्रॉप्स को उगाना, तो ये क्या है, डेजर्ट टॉलरेंट या ड्रॉट टॉलरेंट, कुछ भी कह लीजिए आप। तो यहां पर ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। वॉयलेट का प्रयोग लॉ, एथिक्स एंड फिलोसॉफी के केस में, और डार्क में बायोटेररिज्म जो हो रहा है, बायोलॉजिकल वारफेयर, जो कई प्रकार के जैसे बायोलॉजिकल वारफेयर में इस प्रकार के डिजीज जैसे एंथ्रेक्स, राइट, एंथ्रेक्स का प्रयोग करते हैं। बॉट्यूलिज्म का प्रयोग किया जाता है। ये वो डिजीज हैं जो सामने वाली सेना के ऊपर स्प्रेड आउट कर दिया जाता है मवेशियों के माध्यम से, पानी के माध्यम से, राइट। जैसे चिकन पॉक्स, ये भी एक प्रकार का जैविक हथियार है। अभी कोरोना को भी जो हम लोग देख रहे थे, हाइपोथेटिकल स्टडीज कुछ बहुत सारी ऐसी हुई, बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें यह बोला गया कि ये सभी डेलिबरेटली, जानबूझकर किया गया है और ये जानबूझकर फैलाया गया। इज इट क्लियर? तो ये होते हैं अलग अलग प्रकार के बायोटेक्नोलॉजीज के कलर कोडिंग। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, ब्लू रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो रेड रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है? मीट, मछली या टमाटर के लिए। इज इट क्लियर? तो इसी प्रकार से ये भी आपको बायोटेक्नोलॉजी में याद रखना है। अब जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हम लोग पूरी तरह से जीन, जीनोम्स की बात करें, जीनोमिक्स। जीनोमिक्स का मतलब जीनोम का पूरा अध्ययन करना। एक कोशिका के न्यूक्लियस में जीनोम होता है जिसमें पूरे क्रोमोसोम्स हैं, तो वो जीनोमिक्स, उसका अध्ययन। प्रोटियोमिक्स का मतलब पूरे प्रोटीन का अध्ययन करना, क्योंकि आपको पता होगा कि ये बात आपने सुनी होगी, प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए। अब देखिए आपको याद रखना है कि प्रोटीन से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। जब डीएनए ब्रेक होता है तो दो अलग अलग भागों में टूटता है, तो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। हमारे शरीर में 20 इसेंशियल
एमिनो एसिड्स होते हैं और उससे हजारों हजारों प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। सो देयर आर टोटल 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। और आपको पता है कि एमिनो एसिड्स का जो पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो प्रोटियोमिक्स है, मानव के शरीर में ये प्रोटीन रिएक्शन और पूरी चेन चलती रहती है लगातार। हमको कोई चोट हुआ, घाव लगा, अपने आप प्रोटीन निकलेगा और वो उसको रिकवर करेगा। तो ये प्रोटियोमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है एंजाइम्स को लेकर भी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ये सब प्रोटीन से बने होते हैं। ओमिक्स, तो इन्हीं सब के अध्ययन को जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, राइट, मेटाबोलियोमिक्स, ये सब अध्ययन के लिए। स्टेम सेल सबसे ताकतवर कोशिका होती है जो किसी भी प्रकार के अंग को बना सकती है। क्लोनिंग, जीन थेरेपी, बायो रेमेडिएशन, जिसमें जैविक रूप से किसी को उत्पादन करना, खत्म करना चीजों को, ठीक है। तो ये सब जेनेटिकली हम लोग परिवर्तित करते हैं। आर्टिफिशियल लाइफ, अभी आर्टिफिशियल लाइफ का कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि हम लोगों ने ऐसे बैक्टीरियाज बनाए जो मानव ने जनरेट किए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये सभी जो है जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों का कुछ ना कुछ लिंक है। इज इट क्लियर? नॉन जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी में बायो इंफॉर्मेशंस, बायो सिग्नेचर, बायो सेंसर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, बायो सिग्नेचर क्या होता है, बायो इंफॉर्मेशन क्या होता है। एक व्यक्ति के जीनोम का पूरा इंफॉर्मेशन, क्या वो जेनेटिकल है? वो केवल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड है। बायो सिग्नेचर, जैसे बायो सिग्नेचर में हम लोग थंब, कॉर्निया, आईज का, राइट। और बायो सेंसर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट, जो है ब्लड में शुगर कितना है, तो बायो सेंसर की मदद से। तो ये जेनेटिकल नहीं है, ये नॉन जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। ओमिक्स का पूरा कास्केड को, एक पूरे इस झरने टाइप के स्ट्रक्चर को समझना है तो देखिए, डीएनए का जो स्टडी होता है वो जीनोमिक्स, पूरे डीएनए का अध्ययन। कई बार डिफेक्टिव, डिफॉर्मेटिव डीएनए होते हैं, जंक डीएनए होते हैं, तो उनको कैसे सुधारना है, पर्टिकुलर डीएनए का कौन से पार्ट में डिफेक्ट है, उसको हम लोग क्रिस्पर कैस9 एंजाइम की मदद से कट करके और उसको संशोधित करके, और जो आने वाली पीढ़ी में जो बच्चा है, गर्भ धारण करने से पहले ही जेनेटिक डिजीज को दूर कर लिया जाता है। तो यहां पर ये डीएनए के लिए जीनोमिक्स, मैसेंजर आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, मतलब ट्रांसक्रिप्टोमिक्स का मतलब ये हो गया कि आपने mRNA, tRNA और rRNA का नाम सुना होगा। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस प्रोटीन के जो कॉपी है उसको लेकर कैरी करके जाता है। तो मैसेंजर जो मैसेज के रूप में जा रहा है, तो ये ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटियोमिक्स। मेटाबोलाइट, देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यदि मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो सभी हार्मोन, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, ये एक पूरे सिनर्जी में उत्पादित होंगे, डाइड होंगे, तो ये सिनर्जी बनी रहे। तो मेटाबॉलिज्म जो है ना, ये लगातार हमारे शरीर में चलता रहता है। एक्सरसाइज करने पर, सही हेल्दी डाइट खाने पर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। तो ये सभी जो मेटाबोलाइट्स, तो ये ओमिक्स जो पूरा है, डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन, मेटाबोलाइट्स, इन सब के अध्ययन को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब रेड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको एकदम क्लियर हो गया, वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जब हम लोग मेडिकल साइंस की बात करते हैं, इंटरफेरॉन, देखिए मानव के शरीर में इंटरफेरॉन होता है जो वायरस जैसे आता है। तो इंटरफेरॉन पूरा ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज हैं जो वायरस को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं, इंटरफेरॉन, ठीक है। वैक्सीन, जीन थेरेपी, जेनेटिकल मेडिसिन, तो ये सभी रेड बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में मृदा, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। तो आपको याद रखना है, इंटरफेरॉन इज रिलेटेड टू वायरस, जो वायरस को हमारे शरीर में रोकने से मदद करता है। जीन थेरेपी, जेनेटिकल मेडिसिन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। इसमें प्री हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट भी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग भी है। तो इस प्रकार का क्रॉप बनाया जाए कि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जल्दी से स्टेल या बासी ना हो जाए, स्टोरेज क्षमता ज्यादा हो जाए। अब जैसे आलू के अंदर जो ट्यूबर्स उग जाते हैं तो वो खतरनाक है, उसको रोकने के लिए इस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाए।
ये हो गया ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। मार्केटिंग के समय मतलब ये खराब ना हो, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स अकॉर्डिंग टू दैट बनाए जाएं। बीजों को जो हम लोग मॉडिफाइड बीज बना रहे हैं ना, सीड्स बना रहे हैं, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी से बहुत व्यापक बदलाव आया है और हमारी फूड सिक्योरिटी में मदद मिली है। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रोटियोमिक्स, ड्रग्स और अल्कोहल, पनीर इत्यादि उनको बनाने में, और क्लिनिकल ट्रायल्स किस पर होते हैं, जैसे माउस पर हम लोग बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, राइट, माउस चूहे पर, क्योंकि हमारा एक क्लोज मैमल में से एक माना जाता है। इज इट क्लियर? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में हम मछलियों पर, एग्रीकल्चर पर और बायो रेमेडिएशन, कई बार आपने देखा होगा समुद्रों में, जलाशयों में, राइट, बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर पॉल्यूशन हो जाता है, पॉल्यूशन, और उसके कारण क्या है, उसके कारण जो है जिसे बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सुपोषण हो जाना। सुपोषण क्यों हो गया? मानव के कारण बहुत ज्यादा नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, ये प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी हैं। तो जब ये बहुत लार्ज स्केल पर किसी जलाशय में पहुंच जाएगा, और चूंकि ये क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोग जितने भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, राइट, हम लोग जो भी उर्वरक, मेनली फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, और ये उस जलाशय की प्लांट क्रॉप्स वगैरह जो प्लांटेशन है उसको बहुत तेजी से बढ़ा देगा, और यहां पर स्पीशीज, जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं, जलीय जीव है, वो मर जाएंगे। फाइनली जो एक साइकिल होता है कि जलीय जीव जो एक्सक्रीटा निकालते हैं, उनसे इनके टॉप लेयर सॉइल जो है वो मेंटेन हो पाती है, वो सब तबाह हो जाता है। और इसीलिए बायो रेमेडिएशन करना, कि इस प्रकार के प्लांट्स, इस प्रकार के चीजों को अप्लाई करना, ताकि क्या हो, वाटर कल्चर मेंटेन हो सके, एक्वा कल्चर मेंटेन हो सके। तो यहां पर एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है आपको, इंडियन मस्टर्ड, ब्रेसिका जुनसिया, और ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है बायो रेमेडिएशन का, जो लेड, हाइड्रोजीनियम और कैडमियम, ये जो कंटेमिनेटेड वाटर में है, इन सबको, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो हमने ब्रीफ में बात की थी, टू बी पॉइंट यदि बात करूं, तो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक स्ट्रक्चर का महत्व होता है, जबकि नॉन जेनेटिक स्ट्रक्चर में जेनेटिकल स्ट्रक्चर का महत्व नहीं होता। तो नॉन जेनेटिकल बायोटेक के अंदर आपको इसीलिए बायो इंफॉर्मेशन, बायो सेंसर इत्यादि जो है, राइट, बायो सिग्नेचर, तो ये सभी नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। आपने बेसिक क्लास एनसीईआरटीज में जरूर पढ़ा होगा कि जो आर.एच. व्हिटकर थे, उन्होंने जो पूरा किंगडम है उसे 5 भागों में बांटा है। तो यहां पर 2 तो हैं यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय, और वो है मोनेरा और प्रोटिस्टा, और 3 है मल्टी सेल्यूलर, प्लांटी, प्लांटेशन जगत, फंगी मतलब जो कवक है, और एनिमेलिया, मानव और जितने भी जानवर हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म लाइफ जो है ये पूरे सीक्वेंस के साथ में बढ़ती चली गई, स्टार्ट हुई, बहुत बड़ा इवोल्यूशन है, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति का हिस्सा है, और बहुत लंबे करोड़ों करोड़ों साल के बाद मानव जैसा एक जीव बना है। तो सभी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, मनुष्य बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो यहां पर जो मोनेराज होते हैं उनमें बैक्टीरिया भी होते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया वो हैं जो अपना स्वयं का भोजन बना सकते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी। तो ये बेसिक कुछ बातें यदि हमको पता होती हैं तो हम क्या हैं, इनको एक एनसीईआरटीज के तौर पे भी हमें ये सारे पॉइंट्स को जरूर कवर करना चाहिए, ठीक है। तो आप, मैं उम्मीद करूंगा आप एनसीईआरटीज जरूर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज को जरूर पढ़िए आप लोग, राइट, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 6 to 10 तो पढ़नी ही है, 11th 12th का जो एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन है वो जरूर पढ़ना है। तो मानव में इतनी कोशिकाएं हैं, लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है तो सबसे पहले देखिए क्या पोजीशन होती है, जब मेल और फीमेल का सहवास होता है, दैट मीन्स व्हाट, जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, तो उसमें जो मेल का जो सीमन होता है, उसका जो स्पर्म है, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेल। और ओवेरी, अंडाणु से ओवेरी मतलब अंडाशय से निकलता है एग, और ये जो एग और स्पर्म दोनों का जो मिलन होता है ये इस वाले पोर्शन में होता है और इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। दिस इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब। हिंदी में इसे बोलते हैं अंडवाहिनिका, डिंबवाहिनिका। और यहां पर ही फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में निषेचन प्रक्रिया। और यहीं पर जो फीमेल में और मानव की सबसे बड़ी सेल होती है एग, उसमें ये जो स्पर्म है इसका ये हेड वाला पार्ट ये ब्रेक करके अंदर चला जाता है और इसमें 23 गुणसूत्र हैं, यहां पर 23 क्रोमोसोम्स हैं और इनसे जो है 5वें दिन 5th डे तक आते आते 5th से 6th डे तक आते आते वो जो गोल पूरा अंडपीत है जिसे हम लोग बोलते हैं एग यॉल्क, वो जाकर कहां पर स्थापित हो जाता है, जो गर्भाशय है यूट्रस की दीवार में, और धीरे धीरे पोषण प्राप्त करता रहता है और उससे उसकी आहार नाल बन जाती है। आहार नाल का मतलब जहां से मदर के गर्भ से वुम से पोषण मिलता रहता है। और फाइनली क्या होता है, जेस्टेशन साइकिल मानव का है 270 270 टू 280 डेज। तो यहां पर क्या है, एक बच्चे का जो है जन्म होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनिका, डिंबवाहिनिका। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए यहां पर पढ़ा दिया क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम लोग फ्रैक्टर्नल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस और सीमेज ट्विंस ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, क्यों ये बनते हैं, उन सब कॉन्सेप्ट को हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो फैलोपियन ट्यूब ये बात आपको क्लियर हो गई है। वोम 5वें दिन ये गर्भ यहां पर स्थापित होता है। इज इट क्लियर? और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग अगली क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो इस प्रकार से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट सबसे पहले देखिए 2 कोशिका, 4 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और फाइनली एक सेल जो थी, मतलब अंडाणु और शुक्राणु से मिलकर जो बनी थी, एक सेल से एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है। आज जो हम आप हैं वो 37.2 ट्रिलियन कोशिका। तो आप सोचिए कितने सारे समसूत्री और अर्धसूत्रीय विभाजन, लगातार मायोसिस और मीटियोसिस। तो यहां पर आपको प्रेगनेंसी पीरियड का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि यदि 0 से 20 वीक में कई बार क्या होता है, ये एग्योल के रूप में रहता है शुरुआती 2 महीने। उसके बाद ब्लास्टोसिस प्रोसेस होता है जहां पर अलग अलग अंगों का निर्माण होना शुरू होता है। सबसे पहले जो अंग बनता है वो बनता है लिवर, और उसके बाद दूसरे अंग बनना, हड्डियों का बनना, पतली पतली हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं। फिर स्टिल बेबी बर्थ, और यदि 37 वीक का यदि बच्चा हो जाता है तो वो प्री मैच्योर बेबी होता है। आपने सुना होगा कई बार बच्चा 7 या 8 महीने में हो जाता है तो वो कमजोर होता है। और 37 टू 42 वीक में यदि बच्चा होता है तो वो मैच्योर बेबी कहलाता है। मतलब उसने अपना पूरा जेस्टेशन साइकिल 270 से 280 दिनों का समय वो पूरा गर्भ में बिताया और इसीलिए वो एक हेल्दी बेबी के रूप में आएगा। चूंकि हमें बहुत सारे क्लोन्स के बारे में बात करनी है, शीप के बारे में बात करेंगे, बफेलोज के बारे में बात करेंगे, भारत ने क्या क्या डेवलपमेंट किया उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अभी अगली क्लास में भी चलेगा। आज की क्लास में इतना ही है। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।